नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो चुका है, तो वहीं अब सीएम तीरथ सिंह रावत की टीम 11 भी तैयार है। मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली और कुल 8 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री शपथ लेकर मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कई मंत्री देवेंद्र सरकार में भी मंत्री पद संभाल रहे थे। साथ ही 4 नए चेहरों को भी टीम में हिस्सा मिला है। इसी पर होगी आज हमारी चर्चा। 1 साल का समय मंत्रियों के पास है, ऐसे में उनके आगे क्या क्या चुनौतियां होंगी। तो सीएम तीरथ की टीम 11 में कौन कौन शामिल है आपको बताते हैं। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से विधायन सभा सीट से हैं और हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये सब तीरथ की टीम 11 के हिस्से हैं। आपको बता रहे कि वंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष से सीधे कैबिनेट में शामिल किए गए। कालाढूंगी विधानसभा से ये विधायक हैं। विजय सिंह चौपाल डीडी हाट विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसके अलावा यशपाल आर्य बाजपुर विधानसभा सीट से विधायक, इनको भी टीम 11 में शामिल किया गया, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अरविंद पांडे गदरपुर विधानसभा सीट से विधायक, पहले भी त्रिवेंद्र सरकार के कैबिनेट में शामिल थे। तीरथ की जगह अब तीरथ की कैबिनेट में भी जगह मिली है। सुबोध उनियाल ये पहले भी थे और एक बार फिर से कैबिनेट में जगह बना पाए। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से हैं। धन सिंह रावत श्रीनगर विधानसभा सीट से ये विधायक हैं, टीम 11 का हिस्सा बने। तीरथ की मंत्रिमंडल में ये शामिल रहेंगे। रेखा सोमेश्वर विधानसभा सीट से ये विधायक हैं और एक बार फिर से तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट में ये शामिल हैं। गणेश जोशी मसूरी विधानसभा सीट से विधायक और तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली है। स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से ये विधायक हैं और तीरथ की टीम 11 में शामिल है। तो टीम 11 बनकर तैयार है, यानी कि ये मंत्रिमंडल बिल्कुल तैयार है तीरथ सिंह रावत का। और ये मंत्रिमंडल अगले 1 साल के लिए चुनौतियों को पार करता नजर आएगा। 2022 बेहद करीब है और ऐसे में 2022 में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का बदलना, मंत्रिमंडल का एक नया रूप सामने आना, कुछ नए लोगों की एंट्री होना, और ये सब कुछ अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ 1 साल के लिए है। अब 1 साल में आपको वो करके दिखाना है जो 5 साल में एक सरकार करती है। ऐसे में आपको 1 साल बनाम 4 साल, आपको सीधे तौर पर अगर देखा जाए तीरथ सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कंपेयर करके देखा जाएगा बीजेपी के अंदर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बलराज पासी पूर्व सांसद बीजेपी से हमारे साथ हैं। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। बलराज साहब, 1 साल का समय है, मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्रिमंडल का रूप भी एक नया हो गया है। जब मैं कहता हूं कि 1 साल का समय आपके पास चुनावों के लिए है और आप इतने उत्साहित हैं कि आपको अगली बार वापस आना ही आना है, जब इस मोटिव के साथ काम कर रहे होते हैं, तो 1 साल पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्या कुछ एक सोच होती है और कितनी बड़ी चुनौती सामने होती है? नहीं, हमारी पिछले 4 साल की सरकार है और इस 4 सालों में हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो। और जो 4 साल के अंदर हमारे काम हैं, उन कामों में और गति, और निश्चित रूप से जब नेतृत्व परिवर्तन होता है, कोई नया नेता आता है तो उसकी एक अपनी सोच होती है। बिल्कुल। तीरथ रावत जी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका रही है, उन्होंने संघर्ष किया है और मैं भी राज्य आंदोलनकारी हूँ, तो मैं उस भावना को समझता हूँ। तो निश्चित रूप से उनके पास अपने कुछ प्लान हैं, सोच है, और सबसे बड़ी बात है वो धरातल के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको बहुत जल्दी उसके परिणाम जो है दिखाई देने चालू होंगे। आपने जिस बात हमारे मंत्रिमंडल में, मैं उस बात को थोड़ा और आगे लेकर बढ़ता हूं। आपने कहा कि राज्य आंदोलनकारी आप भी हैं, वो भी हैं, भावनाओं को समझते हैं। और उत्तराखंड के अंदर अगर हम खासतौर से देखें, आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं, चाहे वो गैरसैंण वाली बात रही हो, हमेशा से उसको लेकर आगे बढ़ते रहे। राज्य आंदोलनकारियों को लेकर हमेशा से ये कहा जाता रहा कि उनको तरजीह दी जाए, और तरजीह देने के साथ साथ उनको उनकी जो मांगे रही है हमेशा से उत्तराखंड की एक तस्वीर के लिए, उनको आगे रखा जाए, उसको तरजीह दी जाए, तस्वीर में तब्दील किया जाए।
क्या अगले एक साल में जो इस भावना का आपने जिक्र किया, उस भावना को लेकर आगे बढ़ा जाएगा तेजी से? देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की जो उस समय जो आंदोलन चला, संघर्ष चला, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थी। और हमने राज्य का निर्माण इसलिए किया था कि हमारी उत्तर प्रदेश में उपेक्षा हो रही थी जी। और ये सीमांत क्षेत्र था, तो देश की सीमाओं से पलायन हो रहा था ज़्यादा, और रोजगार के अभाव में इस कारण से राज्य बना। तो उनकी भावनाएं जो मूल रूप से जो आंदोलनकारी की उस सारे संघर्ष की भावना ये थी कि हमारा राज्य बने और यहाँ पर जो है रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो, और वो हुए भी। और मैं समझता हूँ अगर हम उत्तर प्रदेश में होते तो हमारी ये स्थिति नहीं बनती। जब पहली सरकार बनी थी तो नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जी। तो उन्होंने उत्तराखंड को पैकेज इसलिए दिया, जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और यहाँ पैकेज दिया, जिसका परिणाम हुआ इंडस्ट्रियल पैकेज आया, और उसको तिवारी जी ने इंप्लीमेंट किया ईमानदारी के साथ। बिल्कुल, उनके लिए उनको हम जो है साधुवाद देते हैं। और चाहे वो सिडकुल आपका देहरादून का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो, चाहे वो रुद्रपुर का हो, आज जो सब जगहों पे मिला के लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बिल्कुल, ये वो आंदोलनकारियों की भावना ही है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। उत्तराखंड केवल जो है टिहरी पौड़ी का ऊपर पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, अल्मोड़ा का पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। उत्तराखंड में हरिद्वार भी है, बिल्कुल, और जो है उधम सिंह नगर भी है, बिल्कुल। और ये हमारे ऐसे स्थान है जहां से पर जो काम करने वाले लोग हैं, पहाड़ के लोग ही अधिकांश लोग उसमें काम कर रहे हैं, यहाँ उत्तराखंड के लोग ही काम कर रहे हैं। इसलिए सारे उत्तराखंड को एक ही दृष्टि से हमको देखना चाहिए। हाँ, ये तय है कि हमको पर्वतीय क्षेत्रों में भी रोजगार के साधन जो और बढ़ाने पड़ेंगे, विशेष रूप से टूरिज्म है, और हम इसलिए आगे उसमें बढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑल वेदर रोड दी, बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर ऐसी सड़कें अच्छे बड़े दुनिया में अच्छे देशों में देखने को मिलती हैं, जो साल के 12 महीने और 24 घंटे खुली रहेंगी। उसके कारण से टूरिज्म बढ़ेगा, और कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है, उस पर भी बड़ी तेजी से जो काम चल रहा है। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से जो लगाव है उत्तराखंड के साथ, और हर साल लगभग आप ये मानते हैं कि पिछले इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को अगर देखें तो 4 साल त्रिवेंद्र साहब के पास रहे, अब 1 साल तीरथ साहब के पास रहेगा, ये पूरा कार्यकाल 1 साल बनाम कहना चाहिए कि कांटों भरा ताज है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखिए लगातार कई त्रासदियों से उत्तराखंड झेलता रहा, दो चार होता रहा। अभी हाल फिलहाल में भी जिस तरीके से एक त्रासदी को झेला है, और उसमें एक पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कई दूसरे प्रोजेक्ट्स को नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं 1 साल में आपको उन सबको दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना, आप मानते हैं कि ये कांटों भरा ताज है, एक मुश्किल भरा दौर है, और उसमें सबसे आपके सामने बिल्कुल 2022 खड़ा है? नहीं, कांटों भरा ताज नहीं है। मैंने कहा हमारी सरकार 4 साल से चल रही है, ये हमारे लिए चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां आज नहीं पैदा हुई, इस उत्तराखंड में शुरू से चुनौतियां हैं। ठीक, उन चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है। उत्तराखंड के अंदर जो हमें जो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी चाहिए, जो हमारे जो संसाधन उनका जो है हम अच्छे तरीके से दोहन कर सके, उनका शोषण हमको नहीं करना है जी। और उसमें कई दुर्घटनाएं होती हैं, ये दुर्भाग्य हो जाता है, घटनाएं हो जाती हैं, कहीं सतर्कता का अभाव हो जाता है, कहीं प्रकृति का प्रकोप हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड जो है समृद्धशाली बने, लोगों को रोजगार मिले। साथ ही उत्तराखंड जो केवल एक राज्य नहीं है, उत्तराखंड जो है ये देवभूमि है। यहाँ हमारे 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, देश की भावनाएं कहीं इस देवभूमि में। हाँ, ये पूरे देश के लिए नहीं है उत्तराखंड, ये पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल, हम चाह रहे पूरे विश्व से टूरिज्म जो है यहाँ पर आए, चाहे वो बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं आपकी बात से, चाहे वो धार्मिक। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से पक्ष रखते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और अमित जोशी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले प्रदीप साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं स्वागत के साथ। तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनना और ये मौजूदा जो आज एक नई मंत्रिमंडल विस्तार है, क्योंकि बात में 2022 की सबसे ज्यादा इस पूरी चर्चा के दौरान करूंगा, आपके लिए त्रिवेंद्र रावत का यहां पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर होना और आपको वहां पर काउंटर करके 2022 में सरकार बनाना, वो आसान था या तीरथ सिंह रावत के आ जाने से मुश्किलें बढ़ गई आपकी? देखिए, हमारे लिए तो आसान, चाहे त्रिवेंद्र जी रहते या तीरथ जी रहते, स्थितियां बिल्कुल बदली नहीं।
यह तो बड़े शोध का विषय हो गया कि जिस तरह मंत्रिमंडल का आज गठन हुआ है, लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री का एक ही अपराध था। इन 4 सालों में उन्होंने जो 3 खाली जगह नहीं भरे थे, क्योंकि इस पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में देखेंगे इन्हीं 3 ही जगहों को खाली जगहों को भरा गया है जी। और चौथी जगह जो नए मंत्री आए हैं वो पुराने मंत्री को, कौशिक जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इस वजह से रिक्ति भी है। सिद्धांत है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, संसदीय तंत्र का, कि यहाँ सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आखिर 4 सालों में जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अचानक प्रदेश में जो नेतृत्व परिवर्तन किया जी, उसकी पहले से जनता ने इबारत लिख दी थी कि ये सरकार पूरी तरह से फेलियर हुई है। अगर भ्रष्टाचार के फ्रंट में तो आप ये मानते हैं प्रदीप जी की मौजूदा सरकार में 4 लोगों की ताकत और बढ़ गई है? कोई ताकत नहीं बढ़ी है। इन ताकत से क्या करेंगे जब मंत्रिमंडल का चरित्र पुराना ही वही है। ये भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बताए अब देश को, अगर पुरानी सरकार असफल हुई थी तो जो पुराने आपने पहलवान रखे हैं जी, वो तो वहीं पर विराजमान है। तो इस सरकार को नई गति कहां पर मिली? जिस कर्मकांड घोल के घोटाले की बात आप कर रहे थे, उसके मंत्री भी वहीं पर हैं। NS-70 घोटाले में जुड़े राजनेता और मंत्री राजसा 4 सालों में जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, वो भी वहां पर है। मैं इसका काउंटर बलराज पाची जी से लूंगा। मैं आपकी एक चीज मैं कह रहा हूं, एक चीज कह रहा हूं कि इसमें नई क्या चीज है जो टिप्पणी की जाए। सामूहिक दायित्व का सवाल होता है जी। पूरे आप 4 सालों में रोजगार का फ्रंट हो, 4 सालों में उत्तराखंड राज्य देश के सबसे ज्यादा बेरोजगारी के पायदान पर खड़ा राज्य है। बलराज जी सुन लीजिए, क्योंकि इसका काउंटर आपको देना पड़ेगा, मिला है आपको देना पड़ेगा इसका काउंटर। लेकिन उससे पहले मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, जरा अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हमारी पार्टी से। एक चीज और कर देना, मैं जब बिल्कुल रहा था, बिल्कुल 1 मिनट में जब आपसे जुड़ा था, मैंने एक बड़ी बात सुनी और उससे के बाद मेरा माथा, मैं सोच रहा हूं कि बलराज जी को बात को पहले तो आपसे जुड़ा नहीं था। बलराज जी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अल्मोड़ा पौड़ी के ऊपर वाला ही नहीं है, ये पर्वतीय भी नहीं है, इसमें उधम सिंह और हरिद्वार भी शामिल। बिल्कुल बलराज जी, इन 20 सालों में राज्य यही तो बात कर रहा है। इस पर्वतीय हिमालय राज्य में जहां आपकी सरकार, पुरानी सरकार के पलायन के दर के कारण, पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा के कारण इस राज्य की नींव, आंदोलन की नींव पड़ी थी। और जब राज्य बना तो यही जो जिनको आप कहते हैं वो भी राज्य के से उधम सिंह, हरिद्वार, वहीं पर तो रोजगार और हर चीज के विकास का मौका मिला। मोदी जी ने भी उन्हीं को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहाड़ उपेक्षित रहे, हुई थी, पहाड़ उपेक्षित रहे। प्रदीप जी आपका ये कहना है? पूरी तरह से उपेक्षित। ठीक है, मैं इस पर काउंटर लूंगा, लेकिन पहले मैं अमित को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अमित जी, कांग्रेस और बीजेपी आपस में इस पूरी कुर्सी के साथ अगर देखें, उन दोनों का रिश्ता रहा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, या कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी तो अपना अस्तित्व ढूंढ रही है, कहां तक अस्तित्व ढूंढ पाई है अभी उत्तराखंड के अंदर? पिछले 20 सालों में, जैसे कि अभी हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जी ने भी कहा, उत्तराखंड राज्य जो है जिस तरीके से ठगा गया है, इस राज्य को हमने मांगा नहीं है, ये छीना है। इसके लिए हमारे लोगों ने गोलियां खाई हैं। इस राज्य की अवधारणा ये थी कि हमारा एक छोटा सा राज्य होगा जहां पर हमें लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, हमारे अपने बच्चों के लिए रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, स्कूल बेहतर होगा, बच्चों का पलायन यहाँ से रुकेगा। लेकिन पिछले 20 सालों में राजनेताओं ने इस राज्य को ठगने के अलावा कुछ किया ही नहीं। अब आप आज का मुजाहिरा देख लीजिए, एक TSR 1 गए, दूसरे TSR 2 आ गए, मैक्सिमम पुराने सारे वही मंत्री हैं। अब मुझे ये बताइए कि 4 साल इस प्रदेश को ठगने के लिए, बिल्कुल एक नीति विहीन सरकार देने के लिए, क्या TSR 1 माफी मांगेंगे या TSR 2 माफी मांगेंगे? भाई कर्मकार बोर्ड घोटाले का क्या हुआ?
भेड़ पालन घोटाला जिनपे इनकी सांसद मेनका गांधी जी ने आवाज उठाई थी, सब लोग तो अभी विराजमान है। NH-74 घोटाले के लोग जो आपके साथ पिछले 20 साल में देखें, सबसे पिछले 20 साल में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आप कहते हैं अगर कोई काम नहीं हुआ तो एम्स से लेकर तो तमाम दूसरी चीजें हैं, तो उसका क्रेडिट आप कैसे देंगे? जो नई कैबिनेट बनी है इसमें जो माननीय राज्य मंत्री जी आए हैं स्वामी यतीश्वरानंद जी, हरिद्वार से ही रहते हैं, इन्होंने खुद वर्तमान जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक जी पे ये आरोप लगाया कि इनके पास संपत्तियां अचानक से कैसे बढ़ गई, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और बाकायदा जनसत्ता में 26 जनवरी 2020 को इनका एक बयान आया है कि अगर मदन कौशिक जी की सीबीआई जांच में वो बेदाग पाए जाते हैं तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। तो अब मेरा सवाल बलराज पासी जी से यह है कि इनके माननीय मंत्री जी इनके प्रदेश अध्यक्ष की सीबीआई जांच की पुनः संस्तुति करेंगे? ठीक है, मैं ये सवाल लूंगा, लेकिन मुझे उससे पहले ये बताइए कि 20 साल में जिस तरह से आपने कहा कि जनता को सिर्फ ठगा गया, तो क्या ये 20 साल में आप ये मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कोई काम नहीं हुआ, चाहे एम्स को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर हो, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट आने वाले समय में पूरा होगा, टूरिज्म को लेकर हो? सभी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पिछले 20 सालों में आज भी हेल्थ सेक्टर को लेकर के उत्तराखंड में कोई काम नहीं हुआ। आज भी पहाड़ में सुदूर बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, पौड़ी हो, चंपावत हो, वहां पर महिलाएं प्रसव पीड़ा में सामान्य प्रसव के दौरान मर रही हैं। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि पहाड़ों में दूरस्थ जगहों पर अभी भी बहुत काम की जरूरत है। बनाया गया है कि एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए 108 को चेंज करना पड़ता है, जिसके बीच में लोग मर जाते हैं। आज भी स्कूलों की छतें गिर रही हैं सर। आज भी पलायन हाईएस्ट रेट पे उत्तराखंड के अंदर 22.3% पलायन है, 9 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो आप इसके लिए दोषी कैसे मानते हैं, कांग्रेस को कि बीजेपी को? दोनों को एक्चुअली। ठीक है, यानी कि दोनों ने मिलकर कोई काम नहीं किया, किसी की भी सरकार रही, उपेक्षित रहा उत्तराखंड, आपका ये कहना? बलराज पासी जी, की राजनीति करी है दोनों सरकारें जो है अपनी जाति। बलराज जी, आपकी मौजूदा सरकार है, तो पहले मैं आपसे काउंटर लूंगा इस पर। नहीं, मैं जो ये बोल रहे हैं इनको एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी की ही रही है और उसी ने बनाया। हमने संघर्ष किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस राज्य को दिया और देने के साथ साथ यहाँ कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी इसको एक अच्छा औद्योगिक पैकेज दिया और उस पैकेज के कारण से ही उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुआ जी। और जो ये पलायन की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि पहाड़ से पलायन हो रहा है, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आज वो पलायन होकर जो है वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता नहीं जा रहा। वो आज वो नीचे आकर अपने रोजगार के संसाधन उसको बताइए सर कि फिर रिवर्स पलायन की जो औद्योगिक क्षेत्र है, रिवर्स पलायन की जो पिछले 4 साल बात होती रही, उसमें कहां तक सक्सेस मिली है, सफलता मिली? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, एक रिवर्स पलायन जो है एक ये बहुत बड़ी आदर्श स्थिति है और वो आदर्श स्थिति क्योंकि पहाड़ के अंदर जो है विपरीत परिस्थितियां हैं। ये जो आल वेदर रोड बन रही है या सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, कर्णप्रयाग तक जो ट्रेन जा रही है, ये आखिर लोगों के लिए जा रही है ना, लोगों की सुविधा के लिए जा रही है। यही माध्यम बनेंगे रिवर्स पलायन के और ये बहुत बड़ी आदर्श स्थिति होगी। तो जो हमारे जो टूरिज्म के क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर हम फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते। इसलिए फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते, वहां का पर्यावरण खत्म हो जाएगा, वहां जमीन भी उतनी उपलब्ध नहीं है, तो वहां के हिसाब से संसाधन खड़े हो रहे हैं और खड़े होंगे। और प्रदीप जी, और जहां तक ये मेडिकल की पार्टी ये कह रही है कि उपेक्षित तो रहा ना पहाड़ के अंदर अगर आप चले जाए प्लेन या एक सीमित दायरे में जहां पर आसान है, आपने वहां तो डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन आप पहाड़ों में अगर दूरस्थ स्थानों पर चले जाएं, आप मुश्किल जगहों पर चले जाएं, विषम परिस्थितियों में, वहां तो आज भी स्थिति वही के वही है। 20 साल बाद भी 2 दशक बीत गए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पहाड़ के अंदर दिक्कतें थी, कठिनाइयां थी, परेशानियां थी, इसी कारण से तो राज्य बनाया। लेकिन आज किस गांव में बिजली उपलब्ध नहीं है, किस घर में बिजली उपलब्ध नहीं है पहाड़ में, बताएं भाई। अभी प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई, हर घर को जो बिजली उपलब्ध कराई, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने तय किया है कि हर घर तक हम पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। जो जीवन की जो बेसिक समस्याएं हैं, कम से कम उसके लिए लोगों को न तरसना पड़े, उसकी आपूर्ति वहीं के वहीं हो जाए। तो आखिर जो है सारा राज्य जो बना है, वो राज्य बना है, तो एक दिन में तो परिवर्तन नहीं हो सकता। जो हमारे जो कांग्रेस के मित्र प्रदीप टमटा जी बैठे हुए हैं, उनको ये समझना होगा कि जब हमने औद्योगिक पैकेज दिया, हमारी सरकार थी,
और जब इनके मनमोहन सिंह की सरकार आई तो हमारा पैकेज खत्म कर दिया, जो इंडस्ट्री और आ सकती थी, लोगों के रोजगार के और साधन हो सकते थे। वाला हूं क्योंकि तो उनकी मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार ने उत्तराखंड में कोई विशेष पैकेज नहीं दिया उत्तराखंड को। जो दिया वो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं दिया था। जनता ने मौका तो प्रदीप जी कांग्रेस को भी दिया था, लेकिन कांग्रेस अगर चाहती तो अपने कार्यकाल में वो सब करके दिखा देती जो भाजपा को आज नहीं कर पा रही। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। आशी जी बड़े हैं, हमारे उत्तराखंड के बड़े लीडर हैं, सांसद भी रहे हैं, इसलिए मैं उनकी बात को काटते नहीं भी, कुछ संदर्भ उनके सामने ला। जिस रेल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इस तरह आपके ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल प्रोजेक्ट, देखिए सरकार ये स्थायी चीज है और लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन ये हमारे देश की परंपरा है, संसदीय लोकतंत्र का नियम भी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग की रेल की नेटवर्क की कल्पना, योजना, आधारशिला हमारे समय में रखा गया था। कर्णप्रयाग में जब इसका द्विचर्म शिलान्यास किया तो पूर्व उस समय के डिफेंस मंत्री एंटोनिया साहब आए थे, तो आपने उसी जो पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, कोई नई प्रोजेक्ट आप लेकर नहीं आए। वही टनकपुर बागेश्वर को प्रोजेक्ट है, आपने डिले कर दिया। इन 7 सालों में मोदी जी ने उसको 1 इंच आगे नहीं बढ़ाया। एक बात। दूसरी, पासी जी ऑल वेदर रोड की बात कर रहे थे कि साल भर रोड चलेगी। पासी जी ये जो हर बार आप नारों का भ्रमात्मक है। देखिए जो हमारी 4 धाम परियोजना, उसका नाम है 4 धाम परियोजना। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक हिसाब से 4 धामों की यात्रा साल के कुछ निश्चित समय में होती है और कुछ निश्चित समय में वो यात्रा कपाट के बंद कारण नहीं होती है। और ये जो रोड की आप बात कर रहे हैं, इसका एनएच ये भी यूपीए सरकार के दौरान देश ने एक निर्णय लिया था कि तमाम यही समस्या है कि इस नुरा कुश्ती में जो पहाड़ है, जो पहाड़ी है। आप मेरी बात तो सुन लीजिए जी। मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है सर, अपनी बात आप 30 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, कोई तकनीकी खामी की वजह से। ब्रजेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मोदी जी ने के आते जिसको 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया था अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, इन 7 सालों में आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। तो सवाल है आपने नया किया। देखिए एक चीज है, विकास नहीं हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन विकास का जो स्तर एक मैदानी क्षेत्र में। माफी के साथ सर मैं आपको रोकूंगा, मैं किसी का काउंटर भी नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा सा समय की मेरे पास पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपका भी, बलराज आपका भी, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो तीरथ की टीम 11 पूरी तरह तैयार है। 2022 में जब जनता के दरबार पर पहुंचे बीजेपी, तो ये ना कहना पड़े कि कोई काम अधूरा रह गया। जो वादा पिछली बार किया था वो अधूरा रह गया और यही पूरा करने के लिए अब तीरथ सिंह रावत के पास जिम्मेदारी होगी, उनकी मंत्रिमंडल के पास जिम्मेदारी होगी। तभी हम कह रहे हैं कि कांटो भरा ताज है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।